डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो के माध्यम से भूगोल का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चाहे वो शिक्षक साथी सक्षमता का परीक्षा देंगे या चाहे जो स्टूडेंट अन्य परीक्षाओं को देने वाले हैं, जैसे बीपीएससी शिक्षक की परीक्षा हो या और कोई दूसरा परीक्षा हो, सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यह जो हमने चैप्टर लिया है एक क्लास 6 के पहला चैप्टर है जिसका नाम है हमारा सौरमंडल, और ये एससीईआरटी आधारित जितने भी एग्जाम हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, उन सभी प्रश्नों को हमने यानी इस चैप्टर का हमने निचोड़ रख दिया है। इस चैप्टर से जो भी प्रश्न पूछा जाएगा छूटने वाला नहीं। तो आइए हम लोग इसे बारीकी से समझते हैं। सबसे पहला जो है हमारा सौर मंडल के अंतर्गत क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सौर परिवार, तो सौर परिवार का मतलब क्या होता है? तो सौर का मतलब होता है सूर्य, और परिवार का मतलब परिवार होता है, यानी सूरज के परिवार, यानी सूरज के परिवार में कितने सदस्य होते हैं, उन सदस्य कौन कौन है वो सदस्य। तो सूर्य के साथ क्या है कि ग्रह है, उपग्रह है और क्षुद्र ग्रह है। तो यानी सूर्य के साथ जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह हैं, सभी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सौर परिवार, यानी ये सूरज का परिवार हो गया। अब इसके बाद आता है सौर प्रज्वाल। सौर प्रज्वाल का मतलब क्या है? सौर का मतलब तो सूर्य हो गया, और प्रज्वाल का मतलब क्या होता है? उसकी सतह पर उठती हुई आग की लपटें, यानी धधकती हुई आग की जो लपट होती है सूर्य के सतह पर, उसे क्या कहा जाता है? प्रज्वाल कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछने का लेवल थोड़ा सा अगर ऊंचा कर दिया जाए तो यदि पूछ लिया जाएगा कि सूर्य के सतह का जो तापमान है वो कितना है, तो कितना होता है? सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे भी याद करते चलना है। इसके बाद आता है कि सौर परिवार में सूर्य के साथ ग्रह भी हैं, उपग्रह भी हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं। तो इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे देखना है। तो ग्रह, आखिर ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह का मतलब क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है वो जो खगोलीय पिंड होता है, उन सभी खगोलीय पिंडों को क्या कहता है? ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। तो ग्रह क्या है कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। और पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब ग्रहों की संख्या जो है वो 8 है। तो ये ऐसा कैसे माना जाता है, आइए समझते हैं। अभी जो ग्रहों की संख्या जो है वो कौन कौन है? पृथ्वी है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है और यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस को क्या कहते हैं हम लोग? अरुण भी बोलते हैं, नेपच्यून को वरुण भी बोलते हैं। ये ग्रहों की संख्या अभी जो है सो 8 है, लेकिन पहले एक और कौन ग्रह था जिसको मिला करके टोटल संख्या 9 था? तो एक और ग्रह था जिसका नाम था प्लूटो। क्या नाम था? प्लूटो। अब प्लूटो को इस ग्रहों के जो ग्रुप है, इस ग्रुप से कब अलग कर दिया गया? तो इसको अलग करने का जो समय है देखिए दिया हो कि 13 सितंबर 2006 को अंतर्राष्ट्रीय जो है ना संघ के द्वारा, खगोलीय संघ के द्वारा क्या किया गया? ये 26वां महासंघ था। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का जो 26वां महासंघ था, उसी महासंघ में जो है 13 सितंबर को इस प्लूटो को क्या किया गया? ग्रह की संख्या से हटा दिया गया। अब जो है ना, अब जो है ग्रहों की संख्या कितना हो गया? तो ग्रहों की संख्या 8 हो गया। अब इसके बाद आता है सूर्य। तो सूर्य से संबंधित कितना प्रश्न बन सकता है? तो सूर्य क्या है? ये सौर परिवार का मुखिया है। सौर परिवार में मैंने सूरज के साथ जो कहता है जितने सदस्य हैं, तो सबसे बड़ा उसमें कौन है? तो सबसे बड़ा कौन होता है? तो ये सौर परिवार जो है ना, ये सूर्य क्या कहलाता है? सौर परिवार का मुखिया कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? सूरज एक प्रकार का तारा भी है, सूरज को हम लोग तारा भी कहते हैं। और इसका प्रकाश पृथ्वी तक कितना मिनट में पहुँचता है? अगर पूछ लिया जाए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को, तो ये कितना है? 8 मिनट 22 सेकेंड। ये राउंड फिगर में कभी कभी 8 मिनट भी पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद आता है, इसके बाद सूर्य के बाद जो सबसे निकट का जो कहता है कि तारा है, उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ये सूरज का कितना लगा? सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 22 सेकेंड लगा। लेकिन सूरज के बाद जो कहता है कि जो नज़दीक का तारा है वो पृथ्वी तक उसका प्रकाश कितना समय में पहुंचता है? इसका प्रकाश पहुंचने में 4 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है। अब इसके बाद सूर्य से ग्रहों का क्रम, सूर्य से कौन सा ग्रह नज़दीक है, कौन ग्रह दूर है, कौन ग्रह किस क्रम पर है, इसके बारे में समझना है। तो सबसे पहले क्या है कि हम दिन का नाम लिखेंगे, यानी सप्ताह का नाम लिखेंगे। सप्ताह के नाम से कितने प्रकार के ग्रह हैं? जैसे मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है। इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको हम दिन की संख्या को सजा करके लिखते हैं। जो ग्रह का नाम है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पृथ्वी को।
ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे पृथ्वी को। पृथ्वी के बाद क्या, सोम, मंगल, बुध। तो सोम तो ग्रह होता नहीं है, मंगल होता है। यहाँ पर चलिए हमने मंगल लिख दिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बुध। उसके बाद कौन होता है, उसके बाद होता है गुरु। उसके बाद शुक्र, उसके बाद शनि, इसके बाद यूरेनस, उसके बाद क्या हो जाएगा, नेपच्यून। अब इसमें ये चीज़ देखा जाए कि सूर्य से जो क्रम है वो कैसे क्रम बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से बुध और शुक्र को यहाँ से हटा देना है, ठीक है ना। देखिए एकदम सही क्रम बन जाएगा। बुध और शुक्र को क्या करना, हटा करके सबसे पहले कर देना है। यहाँ लिख देंगे बुध और क्या हो जाएगा, शुक्र। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से ये हट गया। अब जो है ना, यहाँ पर ये सूर्य है। अब सूर्य से इसका क्रम बन गया। सबसे पहले क्या होगा, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, बुध के बाद कौन है, शुक्र के बाद कौन है, पृथ्वी के बाद मंगल, उसके बाद गुरु, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। अब यहाँ पर ये देखा जाए, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। पूछेगा कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, तो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है, बुध है। पूछेगा कि सूर्य से किस क्रम पर पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी जो है वो किस क्रम पर है, तो पृथ्वी कैमा नंबर पर, 1 2 3, ये तीसरा नंबर पर है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो ये तो क्रम हो गया, क्रम इस तरह से पूछा जा सकता है। उसके बाद अब जो ग्रह है वो प्रत्येक ग्रह के बारे में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ग्रह बड़ा है, कौन सा ग्रह छोटा है, कौन चमकीला है, ठीक है। तो सबसे पहले बुध को देखेंगे। बुध क्या है, बुध सबसे छोटा ग्रह कहलाता है। बुध को क्या कहते हैं, सबसे छोटा ग्रह। और सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह, ठीक है ना। सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, सबसे नज़दीक का ग्रह, ये कौन हो गया, तो बुध हो गया। अब इसके बाद यदि गुरु में पूछा जाए सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, तो सबसे बड़ा ग्रह किसको कहते हैं, गुरु को, यानी बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह के नाम से जाना जाता है। और शुक्र को क्या कहते हैं, शुक्र से देखिए कितना क्वेश्चन बनता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन है, शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा, ये किसको कहा जाता है, ये शुक्र को कहा जाता है। और सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह कौन है, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अगर इसका थोड़ा सा लेवल ऊंचा कर दे, पूछेगा कि शुक्र ग्रह का जो है ना वो तापमान कितना है, तो कितना है यहाँ पर 462 डिग्री सेल्सियस जो है ये शुक्र ग्रह का तापमान है। इसका है शनि। तो शनि से संबंधित कौन सा प्रश्न बन सकता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन ऐसा ग्रह है जिसमें छल्ले पाए जाते हैं। अब छल्ला किस प्रकार का होता है, जैसे मान लिया जाए कि ये शनि ग्रह है, ठीक है। तो ये शनि ग्रह के चारों ओर क्या होता है कि ऐसे ऐसे वलय के अनुसार होता है, ठीक है ना। ये वलय नुमा होता है, इसी को क्या बोला जाता है, छल्ला। तो कौन ऐसे ग्रह हैं जिसमें क्या होता है कि वलय पाया जाता है, छल्ले पाए जाते हैं, तो छल्ले युक्त ग्रह किसे कहते हैं, शनि को कहा जाता है। अब इसके बाद आएगा पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है, तो सबसे पहले पूछेगा कि कौन ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। कारण, इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर जो है वो वायुमंडल पाया जाता है, पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाए जाते हैं और यहाँ पर जल भी पाया जाता है, लेकिन अन्य ग्रहों पर ऐसा संभव नहीं है। इसी कारण से पृथ्वी पर क्या है, जीवन संभव है। पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ग्रह है पृथ्वी कि जिस पर जीवन संभव है। इसको नीला ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। अगर इसमें थोड़ा सा लेवल जो है से ऊंचा करेगा, जैसे मान लीजिए कि नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, कारण ये है कि पूरे जो स्थल है ना, पूरे पृथ्वी का कितना 71% जो है वो क्या है कि जल पाया जाता है और 29% स्थल है। देखा जाए 71% जल है तो 29% क्या बच गया, ये स्थल हो गया। तो जब सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश जब आता है पृथ्वी पर, तो इस जल क्षेत्र में क्या होता है, जल क्षेत्र से क्या होता है, जब प्रकाश परावर्तित होता है तो नीला रंग जो है ना वो नीला रंग ज़्यादा परावर्तित होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल पर ये 71% जल है, तो उतना क्षेत्र से जो है वो नीला रंग क्या करता है कि वो परावर्तित होता है। इसी कारण से वो पृथ्वी को क्या कहा गया है कि ये नीला ग्रह है। अब इसके बाद आता है कि पृथ्वी जो है ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है। कितना दिन लिखा हुआ है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। याद रखना है कि इसे राउंड फिगर में क्या है कि 365 दिन,
ठीक है ना। ये इतना ही डाटा भी पूछा जा सकता है कि सूर्य की परिक्रमा जो है पृथ्वी कितने दिनों में करता है, तो उस ऑप्शन में दे देगा कि 365 दिन क्या है, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, इस तरह से करके देगा। लेकिन ये पूरा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है कि 365 दिन, 5 घंटा और क्या है कि 48 मिनट 46 सेकंड, इतने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ठीक है। अपने अक्ष पर कितना समय में घूमता है पृथ्वी जो है, अपने अक्ष पर कितना समय में घूमता है, तो 24 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है। अब इसके बाद आता है उपग्रह की संख्या। तो ग्रह जितने हैं उसके कितने उपग्रह हैं। उपग्रह किसको कहेंगे, तो उपग्रह किसको कहा जाता है, ग्रहों का परिक्रमा करने वाला जो खगोलीय पिंड है उसको क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। ठीक है ना। जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको उपग्रह कहेंगे, और जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है वो ग्रह है। तो उपग्रहों की संख्या यहाँ देखा जाए, ऐसे पूछता है कि किस ग्रह का कितना उपग्रह है, तो देखा जाए इसमें उपग्रहों की संख्या देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो बृहस्पति, गुरु का यानी बृहस्पति का, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, और गुरु जो है ना इसके बृहस्पति का जो उपग्रह है इसकी संख्या कितना है, 63 है। शनि का कितना है, 62 है। मंगल का 2 है, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो कौन है, चंद्रमा है। ठीक है ना। अब इसके बाद आता है घूमने की दिशा। ग्रह किस तरह से परिक्रमा करता है, इसके घूमने की दिशा क्या है, पूरब से पश्चिम है कि पश्चिम से पूरब है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है। तो पृथ्वी के साथ साथ बहुत से ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, लेकिन बुध, शुक्र, ये 2 ग्रह जो है ये क्या है कि सभी ग्रहों के घूमने की दिशा के विपरीत घूमता है, यानी ये पूरब से पश्चिम घूमता है। याद रखना है कि कौन ऐसे ग्रह हैं जिसकी घूमने की गति जो है वो विपरीत है, अन्य ग्रहों से विपरीत है। तो बुध और शुक्र जो है ये किधर से घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, लेकिन सभी ग्रह किधर से घूमते हैं, तो पश्चिम से पूरब घूमते हैं। अब आगे आते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो चंद्रमा क्या है, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसके अलावा और पृथ्वी का कोई उपग्रह नहीं है, और इस पर कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है ना। वहाँ पर क्या, वहाँ पर साउंड नहीं पड़ता है। अगर 2 व्यक्ति वहाँ बात करना चाहे तो कहते हैं कि उसका आवाज़ जो है ना एक दूसरे को सुनाई नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है, तो जो आवाज़ है उसका संचार नहीं हो पाएगा। अब इसके बाद आता है कि चंद्रमा जो है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना समय में करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में ये पूरा कर लेता है। इसके बाद है कि इसका प्रकाश, अभी देखे थे कि सूर्य का प्रकाश जो है वो 8 मिनट 22 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच रहा है, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश पहुंचने में क्या होता है, 1.25 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। अब इसके बाद आएगा क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में क्या पूछता है, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में पूछता है कि ये किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पर जैसे ये मंगल है, ठीक है ना, और ये बृहस्पति है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ मंगल है और बृहस्पति है, ये जो ग्रह है ना इसी के बीच में क्या होता है, कैसे ये क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। यही क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों की कक्षाओं में पाया जाता है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछता है एक क्वेश्चन और इससे संबंधित कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है। तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह का नाम है सीरस, याद रखना है। इसके बाद आता है उल्का। देखिए उल्का पिंड क्या है, तो ऐसे क्या होता है कि रात्रि में कभी देखते होंगे कि तारे टूट करके गिर रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि तारा का अंश नहीं होता, वो पत्थर के टुकड़े होते हैं। जब वो कहता है कि वायु के संपर्क में आता है तो घर्षण के कारण क्या होता है कि वह जलने लगता है, और जब पूर्ण रूप से जल जाता है तब क्या होता है कि वह बुझ जाता है। लेकिन अगर पूर्ण रूप से नहीं जलता और वही उल्का जो है वो क्या होता है, पृथ्वी पर जहाँ तहाँ गिरता है तो क्या होता है कि वहाँ पर गड्ढे बना देता है, वहाँ पर वह हानिकारक स्थिति बना देता है। यही है उल्का पिंड। ठीक है। अब आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा क्या है कि असंख्य तारों की फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी नदी की तरह दिखाई पड़ता है। आकाश में देखेंगे क्या है कि बहुत से तारा है, और सफ़ेद कहता है कि चौड़ी पट्टी एकदम नदी का जैसे धार कैसे होता है उस तरह से दिखाई पड़ता है। तो जिसमें असंख्य तारे होते हैं और ये रास्ता की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है। पट्टी की तरह दिखाई पड़ता है, जिससे लगता है कि उसमें नदी का धार है। तो ये क्या है, इसी चलते इसको आकाशगंगा कहा गया है। और इसमें असंख्य तारे होते हैं। देखिए ब्रह्मांड में बहुत से आकाशगंगा है, और एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं, तो बहुत से तारे होते हैं, असंख्य तारे होते हैं। ठीक है। और ये फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी के रूप में दिखाई पड़ता है, जिससे लगता है कि नदी है। इसी कारण से इसको गंगा कहा गया, आकाशगंगा। और हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या और अधिक है।
सप्तर्षि, अब देखिए सप्तर्षि का नाम सुने होंगे, सप्तर्षि किसे कहेंगे, इसी में नाम है इसका, ठीक है ना। सप्तर्षि क्या होता है, 7 तारों का समूह होता है, ठीक है ना। 7 तारों के समूह को सप्तर्षि कहा जाता है। और सप्तर्षि का नाम किस पर दिया गया है, सप्तर्षि का नाम जो है वो ऋषि मुनियों के नाम पर दिया गया है। जैसे यहाँ पर क्या है, ऋतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिका, मरीचि, ये जो है सप्तर्षि 7 ऋषियों के नाम पर इस तारा का नाम दिया गया है। तो सप्तर्षि में 2 गो जो है ना, ऋतु और पुलह, यदि दोनों, ये कहता है कि दोनों तारों को अगर एक रेखा से मिला दिया जाए तो ये रेखा जानते हैं क्या करता है, ये उत्तर दिशा को सूचित करता है, ठीक है ना। कौन कौन सप्तर्षि, तो ऋतु और पुलह, ऋतु और पुलह को अगर कहता है एक रेखा से इसे दर्शाया जाए तो किधर कौन सा दिशा बताएगा, ये उत्तर दिशा को सूचित करता है। ये हो गया सप्तर्षि यानी 7 तारों का समूह। अब इसके बाद आता है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा क्या होता है, यह स्थिर तारा है, ठीक है ना, ये गतिशील नहीं है, ये स्थिर तारा है। और ये कहाँ पाया जाता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर। अब विषुवत रेखा पर मान लिया जाए कि हम लोग हैं, तो विषुवत रेखा से जैसे ही देखते हैं तो ये ध्रुव तारा क्या दिखाई पड़ता है, क्षैतिज पर दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो ये तारा जो है कुछ ऊंचाई पर दिखाई पड़ने लगता है, ठीक है। तो ये किधर दिखाई पड़ता है ध्रुव तारा, तो ये उत्तर की ओर दिखाई पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछेगा कि विषुवत रेखा से अगर ध्रुव तारा को देखा जाए तो कैसा, कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो क्षैतिज दिखाई पड़ेगा, क्षैतिज तल पर दिखाई पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि विषुवत रेखा से जब ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, जब उत्तरी ध्रुव की ओर आगे बढ़ते हैं तो ध्रुव तारा कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो क्या होगा कि वह कुछ ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगा। अब इसके बाद आता है राशि। राशि किसको कहते हैं, और फिर नक्षत्र आएगा तो नक्षत्र किसको कहते हैं। राशि का मतलब क्या हो गया कि सूर्य के चारों ओर जो तारे होते हैं, ठीक है ना। देखिए सूर्य के चारों ओर जो तारे होते हैं उसका विशेष समूह होता है, और इसकी संख्या कितना है, 12 है। राशि की संख्या 12 है। राशि में कौन कौन है, जैसे देखिए मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, है ना, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये जो है ना, ये इसके आकृति के अनुसार इसका नाम दिया गया है। जैसे मेष है, वृष है, सबका एक विशेष आकृति होता है। जैसे सप्तर्षि में क्या था कि उसमें ऋषियों के नाम पर सप्तर्षि पड़ा, लेकिन इसमें जो राशि है, राशि क्या है कि जो तारों का समूह है ना वो कैसा आकृति है। जैसे मान लीजिए कि मीन है, मछली के जैसा, तो मीन हो गया। वृष है, ठीक है ना, जैसे सांड है, ठीक है ना, तो उसका आकृति कैसा है, वृष के जैसा यानी सांड के जैसा, तो सांड हो गया, ठीक है ना। तुला, तुला का मतलब तराजू, वो ऐसे कहता है कि तारों का समूह है जो कहता है कि तराजू के जैसा यानी तुला के जैसा, तुला राशि हो गया वो। तो राशि की संख्या कितना है, 12 है। अब इसके बाद आता है नक्षत्र। यहाँ देखिए कि सूर्य के चारों ओर जो तारों का विशेष समूह होता है वो क्या हो गया, राशि कहलाया। लेकिन नक्षत्र किसको कहेंगे, पृथ्वी के चारों ओर तारों का एक विशेष समूह पाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, उसको नक्षत्र कहेंगे। और इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या 27 होती है, ठीक है। अब जो है चंद्रमा को सभी नक्षत्र से होकर जाना पड़ता है। देखिए पृथ्वी है, इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, चंद्रमा। तभी हमने क्या देखा, तो नक्षत्र से संबंधित कौन कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले पूछेगा कि नक्षत्र की संख्या कितनी है, तो कितना होगा, ये 27। अब पूछेगा कि पृथ्वी के चारों ओर जो कहता है कि तारों का विशेष समूह होता है उसको क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, राशि कहेंगे या नक्षत्र कहेंगे या सप्तर्षि कहेंगे, तो क्या कहेंगे, उसे नक्षत्र कहेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि चंद्रमा को सभी नक्षत्र से होकर जाना पड़ता है। अभी हमने क्या देखा कि नक्षत्र का होता है तो पृथ्वी के चारों ओर तारों का विशेष समूह है, तो पृथ्वी को परिक्रमा कौन कर रहा है, पृथ्वी को परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। तो चंद्रमा क्या करेगा, उस जो है ना नक्षत्र से उसको पार होना पड़ेगा, तो चंद्रमा को प्रत्येक नक्षत्र से पार होकर के जाना पड़ता है। इसके बाद जो है पृथ्वी इसे कितना दिन में पार करता है, पृथ्वी के चारों ओर है तो पृथ्वी तो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी भी जो क्या करेगा उस तारे को माने उस नक्षत्र को पार करेगा। तो पृथ्वी को एक नक्षत्र को पार होने में कितना समय लगता है, तो एक नक्षत्र को पार होने में 14 दिन का समय लगता है। इस तरह से क्या हो गया कि हमारा सौर मंडल जो है इससे संबंधित कितना प्रश्न बन सकता है, ये सारे प्रश्नों को आपके सामने हमने रख दिया। ये था हमारे सौर मंडल से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा याद हो गया होगा। तो यह वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें, अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दें, और यदि इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जो भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं हम इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेकर के अगले वीडियो में।